वेलकम डी स्टूडेंट। केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भरत कुमार और हम पढ़ रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस में लेसन जो स्टेप बाय स्टेप लेसन चल रहे हैं, ठीक है ना। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं ये आपको बता दें कि आज का जो अपना लेसन है वो 8वां लेसन आज स्टार्ट नहीं है। इसके 3 पार्ट यानी 3 वीडियोज़, 8 लेसन के 3 वीडियोज़ हैं, यानी वीडियो वो पहले ही बने हुए हैं। आज इस लेसन का ये लास्ट पार्ट है, यानी बीए फर्स्ट ईयर के 8वें लेसन का आज 4th पार्ट और ये लास्ट पार्ट है इस लेसन का, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है। वैसे तो मैं हर वीडियो में बताते जा रहा हूँ कि कौन सा लेसन है और कौन सा वाला पार्ट चल रहा है, क्योंकि अगर आप ये वीडियो फर्स्ट बार देख रहे हैं तो मैं ये चाहूँगा कि आप इसके पहले वाले पार्ट को ज़रूर देखें, ताकि आपका जो इसको समझने के लिए जो दृष्टिकोण है, आप जो सोच के आए वो आपको कब मिलेगा, जब इसका स्टार्टिंग पॉइंट से आप एंड तक समझें। तो चलो देखिए, तो आज जो अपना इस वीडियो में जो समझाने का उद्देश्य है वो ये है कि स्वतंत्रता और कानून का संबंध, ठीक है ना। स्वतंत्रता और कानून कह सकते हैं कि दोनों में क्या कॉमन चीज़ है, या क्या दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, या दोनों का संबंध एक जैसा है, ठीक है ना। तो वो यहाँ पे देखना है, स्वतंत्रता और कानून संबंध, ठीक है ना। तो इसके बारे में देखिए। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे पहले ही नोट कर ली है, ताकि आपको इसका टाइम वेस्ट ना हो और मैं सीधा इस पर आ जाऊँ। तो देखिए, लॉक ने कहा है जहाँ कानून नहीं होता वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं होती है। वैसे आपको बता दूँ कि मैंने इसके बारे में अच्छे से आपको पिछले वाले वीडियो में समझा दिया है कि स्वतंत्रता क्या है, ठीक है ना, और कानून क्या है। तो इन दोनों को हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज हम इन दोनों के संबंध के बारे में बात कर रहे हैं, जो राज्य के अंतर्गत इस व्यवस्था को ये व्यवस्था देखने को मिलती है। तो देखिए, जहाँ कानून नहीं होता, मतलब जहाँ कानून जैसी व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं होगी। यह जो लाइन या वक्तव्य किया गया है वो लॉक के द्वारा किया गया, यानी उसने ये कहा है कि जहाँ पर कानून जैसी व्यवस्था नहीं है तो वहाँ पे स्वतंत्रता होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कानून क्या करता है, लोगों को अपनी मर्यादा के अंदर या अपने व्यवहार के अंदर उसको कार्य करने के लिए व्यवस्थित करता है, या कानून द्वारा क्या होता है कि व्यक्ति के कार्यों पर नियंत्रण रहता है कि वह अनैतिक या अनुचित कार्यों को न करे। अगर व्यक्ति के ऊपर यह नियंत्रण नहीं है तो वह एक तरह से अनुचित कार्य करेगा और दूसरों के अधिकारों पर हनन करेगा, तो वहाँ पर स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। स्वतंत्रता कब बनेगी या कब उस राज्य में स्वतंत्रता जैसे तत्व हमें देखने को मिलेंगे या व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलेगी, तो अगर उस पर वहाँ पर राज्य का नियंत्रण है, मतलब कानून के द्वारा व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था के द्वारा क्या होता है कि किसी के अनुचित कार्य पर रोक लगाई जाती है, तो इसका मतलब एक व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे व्यक्ति के द्वारा हनन नहीं की जाएगी, यानी वो कानूनन व्यवस्था बनी रहेगी। तो ये बात एक तो यहाँ पे सटीक बैठ रही है कि जहाँ कानून नहीं होता वहाँ पर स्वतंत्रता भी नहीं होती है। समझ गए होंगे। तो इसी पर विलोबी ने यही कहा है। अब इसका यहाँ पे थोड़ा सा इसको अलग वे में कहा है, वो देखिए, जहाँ नियंत्रण होते हैं, तो आप समझ गए होंगे नियंत्रण इट मीन्स क्या हो गया, कानूनन व्यवस्था। नियंत्रण को हम यहाँ भी क्या समझ रहे हैं, कानूनन व्यवस्था, यानी उस राज्य में कानून के द्वारा उस अनैतिक गतिविधियों पर नियंत्रण होता है, ठीक है ना। तो ये कहा गया है जहाँ नियंत्रण होते हैं वही स्वतंत्रता का अस्तित्व होगा, मतलब वहाँ पे हमें स्वतंत्रता जैसे अधिकार, ये जो गुण है वो देखने को मिलेंगे, और व्यक्ति अपने अधिकार और स्वतंत्रता का भरपूर प्रयोग कर सकता है और अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। तो ये जब व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करेगा, ठीक है ना, सभी व्यक्तियों के यानी राज्य में स्वतंत्रता का अस्तित्व मौजूद रहेगा अगर व्यक्तियों के द्वारा इस तरह की सुविधाओं का उपयोग किया जाता है। तो ये कब होगा, नियंत्रण होगा, यानी कानून होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम ये समझ रहे हैं कि दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिल के चलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अपने इस 2 परिभाषाओं से ये समझ गए हैं कि जहाँ नियंत्रण होता है मतलब कानून होता है, तो वहाँ स्वतंत्रता का अस्तित्व रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य कर रहे हैं, यहाँ तक हम समझा है, जहाँ तक हमें ये ज्ञात हो रहा है। तो इस तरह से ये दोनों की परिभाषा सटीक बैठ रही हैं। इसको और आगे से देख लेते हैं कि ये तो हमने देखा है कि दोनों में क्या कितना कॉमन्स है कि दोनों एक तरह से है, तो पूरक संबंध यहाँ पे विदित हो रहा है। फिर भी हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से ये जो व्यवस्था है वो आगे चल रही है।
तो ध्यान रखना है। 1 मिनट होल्ड कर दीजिए। थैंक यू गाइस डिस्टर्बेंस के लिए। वापस अपने आते हैं फोकस अपना जो पढ़ रहे थे। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि स्वतंत्रता और कानून है एक दूसरे के पूरक के रूप में है राज्य में अस्तित्व में। तो अब इसमें ये भी है कि कुछ एक फर्क भी है, डिस्टेंस भी आता है। कुछ ऐसा भी है कि कभी कानून व्यवस्था है तो वह स्वतंत्रता के ऊपर भी कहीं ना कहीं अतिक्रमण करती है, यानी उसके कुछ अलग पक्ष को यहाँ पे हम देखेंगे। तो देखिए, व्यक्तिवादी विचारधारा, मैं अभी बता रहा हूँ कि व्यक्तिवादी विचारधारा क्या है। व्यक्तिवादी विचारधारा वह है जो राज्य के अंदर व्यक्ति को, राज्य से ज़्यादा व्यक्ति के कार्यों को, उसकी स्वतंत्रता को ज़्यादा महत्व देती है। यानी व्यक्तिवादी विचारधारा ये कहती है कि राज्य है तो वह व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण कर लेता है, इसलिए व्यक्तिवादी विचारधारा राज्य से व्यक्ति को ज़्यादा महत्व देती है। तो इसी को यहाँ पे देखते हैं। व्यक्तिवादी राज्य को आवश्यक बुराई समझते हैं। व्यक्तिवादी, अभी जैसे जस्ट मैंने बताया था, व्यक्तिवादी राज्य को एक बुराई समझते हैं। क्यों? जस्ट अभी मैंने बताया है कि क्यों समझते हैं। क्योंकि व्यक्तिवादी जो विचारक है या व्यक्तिवादी विचारधारा वो ये मानती है कि राज्य है वो व्यक्ति के कार्यों पर प्रतिबंध लगाता है या उसको पूरी तरह से स्वतंत्र कार्य करने नहीं देता, ये माना जाता है। वो विचारधारा व्यक्तिवादी विचारधारा कहलाती है। तो व्यक्तिवादी विचारधारा है वो ये कहती है कि राज्य एक तरह से क्या है, आवश्यक बुराई है, और इस वजह से उनका ये मानना है कि स्वतंत्रता और कानून परस्पर विरोधी हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखिए, व्यक्तिवादी विचारधारा ये कहती है व्यक्तिवादी विचारधारा, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है कि व्यक्तिवादी विचारधारा क्या है, तो मैंने आपको बता दिया है। अब व्यक्तिवादी विचारधारा है वो कानून एवं स्वतंत्रता को विरोधी मानती है। यानी दोनों को, जैसे हमने अभी बताया कि वो परस्पर रूप में कार्य करती है, लेकिन ये व्यक्तिवादी जो विचारधारा वो क्या कहती है, कानून और स्वतंत्रता दोनों एक तरह से विरोधी के स्वरूप, यानी दोनों को विरोध करती है। स्वतंत्रता कानून परस्पर विरोधी है, परस्पर विरोधी है, आपको ध्यान रखना है। परस्पर विरोधी है, इसका कहने का मतलब हुआ कि जो ये विचारक कह रहे थे कि दोनों के मिलने से ही एक तरह से राज्य की व्यवस्था अच्छी चलती है, लेकिन व्यक्तिवादी विचारधारा ये कहती है कि कानून और स्वतंत्रता दोनों आपस में क्या है, विरोधी है। ये बात कौन सी विचारधारा या कौन से विचारक कह रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है, व्यक्तिवादी विचारधारा ये मानती है। इसी विचारधारा के आधार पे डायसी, आपको बताना चाहूँगा एक अन्य विचारक डायसी ने क्या कहा है, एक की मात्रा जितनी अधिक होगी दूसरे की उतनी ही कम हो जाएगी। तो हम डायसी के यहाँ पे कथन को लेंगे, एक की मात्रा जितनी अधिक होगी, एक की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाती है तो हमें ये ध्यान रखना है कि डायसी का ये कथन बिल्कुल सही बैठ रहा है कि एक की मात्रा जितनी अधिक होगी दूसरे की उतनी ही कम हो जाएगी, दूसरे की उतनी ही कम हो जाएगी। तो ये विचार एक तरह से अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे साबित हो रहा है। तो इसको देखिए किस तरह से, ठीक है ना। जैसे हम मान लेते हैं ये एक राज्य है, ठीक है ना। अब जैसे ये एक राज्य है तो राज्य के अंदर जो लोग रह रहे हैं, ठीक है ना, तो इसमें हम इसको मान लेते हैं एक काल्पनिक तौर पे कि ये वाला जो पार्ट है, ठीक है ना, ये वाला पार्ट तो हो गया स्वतंत्रता यानी स्वतंत्रता संबंधित, और ये वाला पार्ट हो गया कानून, ठीक है ना। मतलब ये मेरे कहने का यहाँ पे ये तात्पर्य है कि दोनों की लिमिटेशन मात्रा होगी, यानी कानून व्यवस्था भी इतनी हो कि वह स्वतंत्रता के ऊपर अतिक्रमण न करे, और स्वतंत्रता भी इतनी दी जानी चाहिए कि जिससे कानून का हनन न हो। मतलब इसको यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए कि स्वतंत्रता को देख ले तो स्वतंत्रता का मतलब है कि व्यक्ति को अपने कार्य करने के लिए, अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए
स्वतंत्रता दी जाती है अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए। इन स्वतंत्रताओं का विभिन्न तरह की स्वतंत्रता, जैसे हमने अगले वीडियो में पहले वीडियो में पढ़ा है, विविध रूप है। इन विविध रूपों के तहत अपने व्यक्तित्व का वो विकास करता है। तो इन विकास के तहत वो ऐसा ना करे कि कानून का भी उल्लंघन करे, ठीक है ना। जैसे कि नहीं, मेरा ये अधिकार है कि मेरी स्वतंत्रता है कि मैं कहीं पे भी जाके रह सकता हूँ। तो इसमें ध्यान रखना है कि कहाँ पर कुछ मर्यादाएं होती हैं, ठीक है ना। तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि कहाँ पर जाके हमारी स्वतंत्रता है, एक लिमिट होती है, क्योंकि स्वतंत्रता एक लिमिट तय करती है। इससे अगर आप आगे जाते हो तो दूसरों की स्वतंत्रता का हनन होता है, यानी वहाँ पे कानून सामने आता है, ठीक है ना। तो ये लिमिट होती है इसकी। तो इससे अगर ज़्यादा जाएगा, यानी स्वतंत्रता अगर अपना अधिकार है, अपना क्षेत्र वो आगे बढ़ाएगी, तो क्या होगा, कानून है उसका दायरा कम हो जाएगा। तो फिर ये ऑटोमेटिकली विरोध करेंगे। या फिर ऐसे मान लें कि कानून व्यवस्था, अगर कानून का ज़्यादा प्रभाव है राज्य में, ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, लोगों को स्वतंत्रता है बहुत कम मिलेगी। हर तरह कानून की व्यवस्था होगी तो व्यक्ति डरे सहमे रहेंगे, और ये भी हो सकता है कि अपने व्यक्तित्व के विकास में वो सफल नहीं हो पाए, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये समझ रहे होंगे कि अगर राज्य में एक का प्रभाव ज़्यादा होगा तो दूसरे का कम होगा। यानी 100% में तो कानून अगर 80% है तो स्वतंत्रता वो 20% हो जाएगी। ये जो समझा रहा हूँ एक तरह से अपने समझने का जो तरीका है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए इस परिभाषा के अकॉर्डिंग। तो यह जो डायसी कह रहे हैं कि एक की मात्रा जितनी अधिक होगी, भले मान लीजिए किसी की भी मात्रा, एक का प्रभाव अगर ज़्यादा है तो दूसरे की उतनी ही कम हो जाएगी। तो फिर गतिरोध होना स्वाभाविक है, तो फिर विरोध होना भी स्वाभाविक है। ये यहाँ पे डायसी का जो कहना है इसके अकॉर्डिंग ये मानते हैं कि इस तरह से अगर दोनों का नियंत्रण लेवल हो तो राज्य में ये दोनों ही व्यवस्था है वो राज्य के लिए हितकर होगी, ठीक है ना। तो आप ये समझ गए होंगे, ये व्यक्तिवादी विचारक के तौर पे ही डायसी भी ये कथन कह रहा है। तो अपने अलग अलग विचारक, उनके अपने अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं। फिर भी हम सारांश या निष्कर्ष रूप में फिर पहुंचेंगे कि क्या इनमें क्या संबंध है। वास्तविकता के तौर पे ये एक दूसरे के पूरक हैं या फिर विरोधी हैं, तो वो हम जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे समझेंगे। तो इसी तरह देख लेते हैं कि क्या कितने कॉमन्स है इसमें, यानी एक तरह से इसका सारांश समझ लेते। तो देखिए, राज्य के कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता की राज्य के हस्तक्षेप से रक्षा करते हैं। एक तरह से कानून है वह व्यक्ति की स्वतंत्रता के संदर्भ में रक्षा करते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि राज्य ज़्यादा हावी हो जाता है व्यक्ति के स्वतंत्रता के ऊपर। अब इसका ये मतलब हो गया कि सरकार द्वारा ऐसा कानून बनाया जा सकता है जिससे क्या हो, व्यक्ति को जो स्वतंत्रता दी गई है, मनमाना कह सकते हैं कि अपने अकॉर्डिंग वह कोई भी धर्म अपना सकता है। यानी धार्मिक स्वतंत्रता के तौर पर ही बात करें कि वह हिंदू है या जैन बन सकता है तो वो उसका दृष्टिकोण है, वह सिख बन सकता है, ठीक है ना। लेकिन अगर वहाँ पे राज्य ऐसा करेगा नहीं, जो जिसका धर्म है वो बदल नहीं सकता, अगर राज्य उसकी स्वतंत्रता पर, धार्मिक स्वतंत्रता पर अतिक्रमण करता है तो कानून है वह स्वतंत्रता की रक्षा करेगी। यानी वह ये कह सकती है कि ऐसा कानून या राज्य के द्वारा ये जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर अतिक्रमण किया जा रहा है वो गलत है। तो इस तरह से स्वतंत्रता की कानून द्वारा रक्षा होती है राज्य के संदर्भ में। मतलब ये समझ रहे हैं कि अगर राज्य कभी व्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर अतिक्रमण कर लेता है, या ये समझना है कि राज्य है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करना चाहे, तो वहाँ पर कानून है वो स्वतंत्रता की रक्षा करेगा, ठीक है ना। जो अभी जैसे ये मैं बता रहा हूँ तो वो समझना है कि हमने पक्ष विपक्ष देखने के बाद अभी निष्कर्ष तौर पे समझते कि क्या ये विरोधी हैं या परस्पर हैं। तो यहाँ पे इस पहले पॉइंट से आप समझ गए होंगे कि कभी क्या होगा कि राज्य अगर अतिक्रमण कर सकता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता पर, तो कानून उसकी रक्षा करेगा स्वतंत्रता की। तो इस तरह से ये दोनों के परस्पर सहयोग की बात आ रही है यहाँ इस पहले पॉइंट में। दूसरा यहाँ पे देखें, कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता की राज्य के हस्तक्षेप से रक्षा करते हैं। कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता की राज्य के हस्तक्षेप से रक्षा करते हैं। ये तो जैसे मैंने अभी हाईलाइट किया पॉइंट वही है। दूसरा, राज्य के कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता की राज्य के हस्तक्षेप से रक्षा करते हैं। तो इस तरह से दोनों एक तरह से कॉमन ही विचार हैं यहाँ पे देख रहे हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पे देखें, जैसे मैंने पहले ही समझाया था कि सकारात्मक एक तो स्वतंत्रता होती है, एक नकारात्मक स्वतंत्रता। ये दो स्वतंत्रता के पहलू हैं जिस पर हमने फर्स्ट वीडियो में चर्चा की थी 8 लेसन का। तो यहाँ पे देखना है अपना कि स्वतंत्रता के नकारात्मक स्वरूप के अतिरिक्त इसका एक सकारात्मक स्वरूप भी होता है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि दोनों मिलके ही अच्छे से सहयोग करते हैं। कभी क्या होता है कि स्वतंत्रता अगर नकारात्मक रूप में आ जाती है,
स्वतंत्रता का नकारात्मक रूप है वह ज़्यादा हावी हो जाता है तो फिर कानून और स्वतंत्रता के बीच गतिरोध हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि स्वतंत्रता का एक और रूप होता है। तो यहाँ तक ये समझ गए होंगी कि दोनों यानी कानून और स्वतंत्रता दोनों का परस्पर एक तरह से सहयोग है। और मेरा मानना है कि ये परिभाषा और ज़्यादा स्पष्ट हो रही है क्योंकि एक के होने से दूसरे का अस्तित्व बना रहता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको इन सब के अलग अलग दृष्टिकोण अच्छे से पता होने के बाद ये भी पता होना चाहिए कि वास्तविक में रियलिटी में क्या संबंध इनका रहता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट अपना आगे पढ़ रहे हैं कि इस तरह से हमने ये समझ लिया है कि स्वतंत्रता और कानून में क्या संबंध है। अब अपना जो जस्ट आगे पढ़ रहे हैं वो ये है कि स्वतंत्रता जो है वह बहुत ही जरूरी है व्यक्ति के लिए। राज्य के अंतर्गत व्यक्ति की अगर स्वतंत्रता प्राप्त है तो उससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है, उसका जीवन है वह अच्छे कार्य करने के लिए हो सकता है और अपने आवश्यक कार्यों की वो पूर्ति कर सकता है। तो अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि स्वतंत्रता है वह व्यक्ति के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए कि स्वतंत्रता की भी रक्षा होनी चाहिए, यानी स्वतंत्रता का अगर संरक्षण होगा तभी व्यक्ति को ये स्वतंत्रता मिल सकती है। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कि स्वतंत्रता की रक्षा यानी संरक्षण कैसे किया जाए। स्वतंत्रता का राज्य के अंदर स्वतंत्रता है उसका संरक्षण कैसे हो। ठीक है ना, यानी जिस तरह से अपना ये लेसन हम पढ़ रहे हैं कंटिन्यू, तो अभी जो इस लेसन का ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है, एंडिंग है, तो ये समझना है कि स्वतंत्रता का संरक्षण कैसे हो, क्योंकि जो चीज़ हमारे लिए सही है हमें उससे फ़ायदा मिल रहा है, तो वही यहाँ पे स्वतंत्रता है, तो स्वतंत्रता का संरक्षण होना चाहिए, ठीक है ना, इसकी सुरक्षा होना चाहिए, उसकी कह सकते हैं कि किस तरह से इसका संरक्षण हो, तो वो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो स्वतंत्रता के संरक्षण को लेकर यहाँ पे ध्यान रखना है कि विभिन्न लेखकों के अनुसार स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए कुछ दशाएं, कह सकते हैं कुछ ऐसे तर्क प्रस्तुत किए हैं जिसके द्वारा हम स्वतंत्रता के संरक्षण को लेकर समझ सकते हैं और स्वतंत्रता का संरक्षण करने के लिए हमारे द्वारा प्रभावी कर्तव्य या कार्य किए जा सकते हैं। तो विद्वानों द्वारा स्वतंत्रता के संरक्षण के संदर्भ में कुछ पॉइंट या कुछ ऐसे वक्तव्य बताए हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और इन कर्तव्यों को हमें करना भी जरूरी है, ठीक है ना, वांछनीय है, क्योंकि अगर इन कर्तव्यों को, इन कार्यों को करेंगे तो राज्य में है वो स्वतंत्रता का संरक्षण होगा, और स्वतंत्रता अगर का उसका संरक्षण होगा तो हमारे खुद के लिए ये या हमारे राज्य के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सही रहता है। तो इनमें देखिए प्रमुख दशाएं इस प्रकार, दशाएं मतलब ऐसी कुछ तरीके जो वे जिसके द्वारा क्या हो स्वतंत्रता का संरक्षण किया जा सके। तो पहला पॉइंट आप ध्यान रखना है कि ऐसा क्या हो जिसके द्वारा स्वतंत्रता का संरक्षण हो। तो पहला पॉइंट क्या है कि राज्य में कानून ऐसे होने चाहिए जो स्वतंत्रता के हित या स्वतंत्रता के हित में लोगों के लिए बनाया जाए। राज्य में कानून व्यवस्था ऐसी नहीं हो कि स्वतंत्रता और कानून में गतिरोध उत्पन्न हो जाए, एक तरह से लड़ाई हो जाए दोनों में, तो ये नहीं है। यहाँ पे ये मैं पहला पॉइंट ये मेंशन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि स्वतंत्रता का संरक्षण कब होगा, जब राज्य में कानून कैसे हो, आदर्श हो, उच्च कोटि के हो, ठीक है ना। तो इस संदर्भ में समझ लीजिए आगे, स्वतंत्रता की रक्षा हेतु आदर्श कानूनों के निर्माण की आवश्यकता बताते हुए मॉन्टेस्क्यू ने इसके बारे में कहा है कि आदर्श कानून क्या है और क्यों होने चाहिए। तो इस बारे में कहा है, मुख्यतया स्वतंत्रता की रक्षा और हनन
स्वतंत्रता की रक्षा और हनन, यानी स्वतंत्रता का विरोध या जहाँ स्वतंत्रता का हनन होता है तो वो कब होगा, इसके द्वारा किए गए दंड को या दंड की मात्रा पर निर्भर करता है। यानी कानून जो व्यवस्था होती है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि स्वतंत्रता का वहाँ पे संरक्षण होगा या हनन होगा। यानी जो कानून बनाए गए हैं, अगर कोई कानूनों का उल्लंघन करता है तो उसके अकॉर्डिंग उसे किस तरह का दंड दिया जा रहा है, उस दंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये कंफर्म होगा कि उस राज्य में कानून स्वतंत्रता का संरक्षण होगा या उसका हनन होगा। तो ये वहाँ के कानून की दंड की जो व्यवस्था है उसके द्वारा ये निर्धारित होगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है। कानून दंड व्यवस्था है, ठीक है ना, कि ऐसे कानून जो आदर्श हो, जिसके द्वारा क्या हो, ये राज्य के हित में हो और इसके द्वारा लोग भी ये समझ सके कि हमें अपने नियंत्रण में रहते हुए कार्यों को करना चाहिए, तो वहाँ पे स्वतंत्रता का संरक्षण होगा। तो ये दंड व्यवस्था वहाँ पे उचित रूप में होनी चाहिए, तभी वहाँ पे कानून का पालन होगा। क्या होता है ना कि अगर दंड नहीं है, कानून बने लेकिन इसका कोई दंड का प्रावधान नहीं है, अगर कोई उल्लंघन करे तो दंड नहीं मिलेगा, तो व्यक्ति बार बार गलती करेगा। ठीक है ना। और दूसरा क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति है वो कानून का उल्लंघन करता है तो बहुत कठोर दंड होता है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। यानी एक बीच का लेवल कहें, बीच का लेवल मतलब आदर्श कानून जिसके द्वारा उचित रूप में दंड की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे क्या हो, स्वतंत्रता का हनन नहीं हो, उसका संरक्षण हो सके। दूसरा पॉइंट है ये बिल्कुल सही, यहाँ पे हम इस पॉइंट पे चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये मैं कह सकता हूँ कि विशेषाधिकारों का अंत होगा तो वहाँ पर 100% स्वतंत्रता है वह सेफ्टी में रहेगी, यानी स्वतंत्रता का हनन नहीं होगा। यहाँ पे ये समझ लीजिए, विशेषाधिकारों का अंत यानी राज्य में जो भी व्यक्ति है सभी उस राज्य में मानवता के नाते समान होते हैं, भेदभाव नहीं होता। जैसे हमने पहले ही कहा है कि राज्य में अगर लोगों के बीच समानता होगी, ठीक है ना, एकता की भावना होगी और सभी को एक समझा जाए, तभी वहाँ पर क्या होगा, हर जो कार्य है वो सही से होगा। अगर किसी व्यक्ति को विशेष अधिकार दिया, विशेष बना दिया जाए कि तू तो अपना सबसे स्पेशल प्रायोरिटी है, तू कोई भी करेगा तो तेरे को दंड नहीं मिलेगा, ठीक है ना, और तू कोई भी कार्य कर सकता है तो तेरे को दंड मिलेगा ही नहीं। दूसरा ये हो गया कि तू अनुचित कार्य करे या उचित कार्य करे, तेरे को बरी कर दिया जाएगा, ये सरकार तेरे बाप की है। ऐसा कोई अगर है तो वहाँ पे फिर वो व्यक्ति है वो क्या हो जाए, एक तरह से वह अपने कार्य के प्रति ईमानदारी नहीं बरतेगा, ठीक है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है, और लोकतंत्री शासन व्यवस्था में ये ध्यान रखा गया है कि विशेष अधिकार है उसका अंत होना चाहिए, किसी को विशेष दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। विशेष दर्जा देने का मतलब क्या है कि दूसरों की स्वतंत्रता का हनन होगा, यानी एक को ज़्यादा अधिकार देंगे तो दूसरे के अधिकार कम हो जाते हैं। तो बेटर क्या है कि विशेष तौर पे किसी को ऐसे अधिकार न दिए जाए जिससे दूसरों की कह सकते हैं स्वतंत्रता का हनन हो। तो जैसे इसके लिए संविधान ने भी बहुत अच्छे प्रयास भी किए हैं, तो इसके संदर्भ में हम देखते हैं, स्वतंत्रता की रक्षा हेतु विशेष अधिकारों का अंत नितांत आवश्यक है। समझ गए होंगे, राज्य में सभी समान है तो किसी को विशेष अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसा है तो वहाँ पे स्वतंत्रता का संरक्षण नहीं होगा, इसलिए अंत होना बेहद ही जरूरी है। लॉस्की ने इस बारे में क्या कहा है, एक बार आप ध्यान से सुने। यदि समाज के किसी भाग को विशेषाधिकार दिया जाए या विशेष अधिकार दिए जाए तो उस दशा में जन साधारण स्वतंत्रता का प्रयोग नहीं कर सकता। यानी कोई किसी वर्ग को ज़्यादा स्पेशल ऑथराइज अधिकार दिए जाए तो बाकी जो जनसाधारण लोग हैं वह फिर उनके साथ भेदभाव हो जाएगा, तो फिर इस तरह से वहाँ पर उस राज्य में गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा और फिर स्वतंत्रता या अन्य कोई तत्व हैं जो उस समाज जो उस राज्य के लिए सही है वह फिर ऑटोमेटिकली संतुलन बिगड़ जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि स्वतंत्रता की रक्षा कहाँ पे होगी, जहाँ पर उस राज्य में कोई विशेषाधिकार वर्ग न हो, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तीसरा हम यहाँ पे एक ये तरीके ही देख रहे हैं कि कौन कौन से तरीके जिसके द्वारा स्वतंत्रता का संरक्षण हो सकता है। तो तीसरा पॉइंट देखिए, लोकतंत्रीय शासन।
तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखना है कि बहुत सारे अलग अलग शासन व्यवस्था होती है, जैसे हमने पहले देखे होंगे राजतंत्र होता है, कोई तानाशाही तंत्र वाला राज्य होता है, ठीक है ना, कोई एक तंत्री शासन व्यवस्था होता है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होती है। और जहाँ तक स्वतंत्रता का सबसे अच्छा संरक्षण या हित में हो तो उसके लिए कौन राज्य की ऐसी शासन व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता का संरक्षण हो, तो वो है लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था। तो लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था जिस राज्य में है तो वहाँ पे स्वतंत्रता को कोई संकट नहीं रहेगा, वह अपने लोगों के लिए पूर्ण रूप में उपलब्ध होगी और व्यक्ति इनका उपयोग भी कर सकते हैं। तो इसको देखें यहाँ पे, नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा और व्यक्तित्व के विकास हेतु लोकतांत्रिक शासन ही सर्वोच्च समझा गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी है। तो देखना है लोकतंत्र शासन सर्वोच्चतम शासन समझा जाता है और समझा गया है। तो वर्तमान में जो शासन व्यवस्था उसमें लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था बहुत ही हित में है उस राज्य के। तो ये आप ध्यान रखना है कि लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था एक तरह से लोगों का शासन होता है, लोगों के द्वारा अपनाया गया और लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि लोकतंत्र में रहते हैं, तो लोगों के अकॉर्डिंग ही वह काम करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही कानून बनाए जाते हैं। तो वो सरकार भी लोकतंत्रीय सरकार होती है। तो ये लोकप्रिय सरकार कब होगी कि वहाँ पे लोकतंत्र का शासन हो। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि स्वतंत्रता का संरक्षण कहाँ होगा, जहाँ सरकार कह सकते राज्य का स्वरूप क्या हो, कैसी सरकार हो, लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था हो, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, अर्थात बहुमत से न्यायप्रियता और अल्पमतों में सहनशीलता का भाव होना चाहिए। नेक्स्ट हम देख रहे हैं मूल अधिकार, ठीक है ना। यानी ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम ये समझे अच्छी तरह से कि वहाँ पे स्वतंत्रता का संरक्षण होगा। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि उस राज्य में मूल अधिकार होने चाहिए, मूल अधिकार प्राप्त होंगे तभी वहाँ पे स्वतंत्रता है वह सही सेफ्टी से काम कर सकती है, उनका संरक्षण होगा। तो इसके संदर्भ में आगे देखिए, वर्तमान समय में स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मूल अधिकारों को आवश्यक समझा गया है। इसी दृष्टि से भारत, अमेरिका, रूस, आयरलैंड, फ्रांस आदि राज्यों में संविधान में मूल अधिकारों की व्याख्या की गई है। ठीक है ना, भारत, अमेरिका वगैरह जो भी है वहाँ पे उनको राज्य में जो व्यक्ति रह रहे हैं उनको मूल अधिकार दिए है। मूल अधिकार के स्वतंत्रता भी एक अधिकार है, तो इसे संवैधानिक तौर पे दर्जा दिया जाएगा, ठीक है ना, तभी उसका संरक्षण हो सकता है। जैसे कोई भी व्यवस्था है, अगर कानून है उसको, उस कानून को अगर सरकार, गवर्नमेंट का उसका सपोर्ट है उस कानून के पीछे, तब कानून अच्छी से सेफ्टी होगा, लोग उस कानून को मानेंगे। अगर उसके पीछे सिर्फ ऐसे बना दिया जाए, आदेश दिया जाए, उसके ऊपर उसका पालन नहीं किया जाए तो वो कानून व्यवस्था सही नहीं रह सकती। वैसे ही स्वतंत्रता व्यक्ति को दी गई है लेकिन इसका संरक्षण नहीं होगा तो स्वतंत्रता व्यक्ति के लिए हितकर नहीं हो सकती, उसका कोई उपयोगी नहीं होगा। तो इसलिए स्वतंत्रता को संरक्षण देने के लिए उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो स्वतंत्रता के संरक्षण के तरीके हैं। तो जैसे पता है कि मूल अधिकार अपनी जो व्यवस्था की गई है, अनुच्छेद संविधान का भाग 3 है और जिसमें 12 से 35 तक जो वर्णन किया गया वो मूल अधिकार है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना है 12 से 35 तक जो अनुच्छेद है वह मूल अधिकार से संबंधित हैं, ठीक है ना, जिसमें अपने ध्यान रखना है कि जो से पहला है वो समानता का अधिकार 14 से 18, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग जब आगे आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पे ये आता है कि 19 से 22 अनुच्छेद 19 से 22 है वह स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, ठीक है ना। तो ये संविधान के तहत उसको दर्जा दिया गया है, तो वहाँ पे हम ये मान सकते हैं कि स्वतंत्रता का संरक्षण होना चाहिए और ये इस तरह की वहाँ व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्र न्यायपालिका।
तो ये उस स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि क्या हो सकता है कि कहीं राज्यों में या देशों में क्या होता है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और स्व न्यायपालिका तीनों मिलकर काम करती है, तो इस तरह से पक्षपात का रवैया होता है, ठीक है ना। कि कभी क्या होता है, सरकार के द्वारा ऐसे कानून बनाए जाते हैं जिसके द्वारा क्या हो, उस व्यक्ति के स्वतंत्रता का हनन होता है, तो फिर न्यायपालिका एक निष्पक्ष काम नहीं कर पाती, वह सरकार के सहयोग में काम करती है, तो इससे निष्पक्ष रूप में कानून व्यवस्था नहीं मिल पाती। तो यहाँ पे सबसे जरूरी क्या है कि स्वतंत्रता का संरक्षण के लिए आदर्श दशा ये है कि उस राज्य में न्यायपालिका है वो स्वतंत्र होनी चाहिए, ठीक है ना। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के अभाव में स्वतंत्रता एक ढकोसला मात्र रह जाती है, क्योंकि इसकी सेफ्टी नहीं होगी। अगर न्यायालय का स्वतंत्रता का हनन होता है, संविधान के तहत उसको अधिकार दिया गया है, लेकिन इस अधिकार यानी स्वतंत्रता के अधिकार के हनन हो रहा है, तो उसके लिए हमारे उस स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो फिर या व्यवस्था का रवैया पक्षपात है, तो फिर ये स्वतंत्रता का महत्व ही मतलब नहीं है, ढकोसला मात्र हो जाती है। तो इसलिए स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए, यानी कार्यपालिका का न्यायपालिका से जो कार्य करने का तरीका है वो एक तरह से अलग होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से कार्य करने के तरीके से यहाँ पे स्वतंत्रता का हित होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखें, सतत जागरूकता। सतत जागरूकता 7वां पॉइंट हम नेक्स्ट देखेंगे। स्वतंत्र प्रेस, और अंतिम जो पॉइंट होगा वो है स्थानीय स्वशासन। तो देख लीजिए, सतत जागरूकता यानी लोगों के पास ये अधिकार है, ये उन्हें पता होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए कि हमारे पास स्वतंत्रता जैसा एक अधिकार है, एक शक्ति है जिसके द्वारा हम अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि अगर हमारे स्वतंत्रता जैसी महत्वपूर्ण अधिकार का हनन हो रहा है तो हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए, हमें न्याय का संरक्षण लेना चाहिए, तो ये पता होना चाहिए। साथ ही साथ उन्हें अपनी स्वतंत्रता का भी ज्ञान होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए, यानी सतत जागरूकता। अगर स्वतंत्रता के प्रति लोग जागरूक रहेंगे तभी स्वतंत्रता का संरक्षण होगा, वरना क्या होगा, स्वतंत्रता का हनन होता रह जाता है। तो इसे ध्यान रखना है। स्वतंत्र प्रेस, जो ये प्रेस है, ठीक है ना, हम प्रेस का मतलब जो सोशल मीडिया की बात करें या जो न्यूज़ प्रसारण जैसे हम कहते हैं, तो इनको स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो सरकार के नियंत्रण में हो। अगर सरकार के नियंत्रण में रहेगा प्रेस मीडिया, ठीक है ना, तो सरकार की बुराइयों को भी वह सामने नहीं रख पाएगा, क्योंकि वह सरकार के नियंत्रण में है तो सरकार की बुराई को नहीं कर सकता है। तो इस तरह से फिर कहीं पे अगर सरकार के द्वारा ऐसे कार्य किए जा रहे जिस स्वतंत्रता का हनन हो, तो फिर यह स्वतंत्रता के लिए एक हितकर दशा नहीं रहेगी। तो सब जरूरी क्या है कि उस राज्य देश में स्वतंत्रता, जो प्रेस मीडिया है वो स्वतंत्र होना चाहिए सरकार से, यानी निष्पक्ष रूप में उसका कार्य होना चाहिए। जब भी इस तरह की व्यवस्था होगी तो वहाँ पे स्वतंत्रता का संरक्षण हो पाता है। नेक्स्ट ध्यान रखना है स्थानीय स्वशासन, ठीक है ना। तो लॉस्की के विचारों में हम यहाँ पे समझ रहे हैं, राज्य में सत्ता का जितना अधिक विस्तृत वितरण होगा, जैसे हमारी भारत की बात करें तो केंद्रीय शासन व्यवस्था है, उसके बाद राज्यों की अलग अलग प्रशासन व्यवस्था है, साथ ही साथ फिर अलग गांवों में भी उनकी एक अलग सरकार होती है, यानी कह सकते हैं ग्राम पंचायत। तो ये जो व्यवस्था है नगरीय शासन व्यवस्था, वह क्या कर सकती है, वहाँ के लोगों को उनके कार्य करने के अधिकार से ज्ञात कराती है, अवगत कराती है। तो इस तरह से शक्तियों का विकेंद्रीकरण होगा, तब क्या होगा, स्वतंत्रता का संरक्षण होगा। वरना अगर शक्ति का कहीं एक केंद्रीकरण होता है तो वो भी इस केंद्रीकरण में स्वतंत्रता है वो बीच में पिट जाती है, घिस जाती है। तो इसलिए जरूरी क्या है कि स्वतंत्रता का भी केंद्रीकरण हो, यानी स्थानीय स्वशासन जैसी व्यवस्थाएं गांवों तक मौजूद हो, शासन व्यवस्था का स्वरूप जिसके द्वारा सभी अपने कर्तव्यों से अवगत हो और स्वतंत्रता का महत्व समझे, और इसके अकॉर्डिंग ही स्वतंत्रता का संरक्षण होगा। तो ये ध्यान रखना है, जितना विकेंद्रीकृत होगा, ठीक है ना, मनुष्य को अपने स्वतंत्रता के प्रति उतना ही उत्साह होगा, यानी व्यक्तियों को स्वतंत्रता के प्रति अधिकार दिए जाएंगे, उनको ऐसा माहौल दिया जाएगा, यानी स्थानीय स्वतंत्रता स्वशासन मतलब उन्हें इस तरह का माहौल दिया जाना जिससे क्या हो, वे अपनी स्वतंत्रता का सही रूप में उपयोग कर सके। तो ये ऐसी कुछ आदर्श दशाएं हैं, यानी वे तरीके जिसके द्वारा स्वतंत्रता का संरक्षण होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से अपना जो 8 लेसन था उसका आज ये लास्ट पार्ट है वो समाप्त होता है। तो इससे संदर्भ में अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, और इससे संबंधित
नोट्स बने हुए हैं तो आप कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं। और ध्यान रखें कंटिन्यू वीडियो है तो आपको 20 में अगर कोई पार्ट देख रहे हो तो समझ नहीं आएगा, इसलिए आपको पहले के पार्ट देखना ज़रूरी है। और पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।